हेलो एंड वेलकम टू द बजट एक्सक्लूसिव। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट का ऐलान हो चुका है। द एफएम टुक द सेंटर स्टेज एंड अनाउंस द इंटरिम बजट फॉर FY 24-25। किन चीजों पर बात हुई? उन मुद्दों पर जो कि आपके काम के हैं इस बजट में ऐलान हुए और बातचीत हुई। वो मुद्दे क्या रहे? केपेक्स के बारे में, फिस्कल डेफिसिट के बारे में, टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में। So the budget is announced and now we have the managing director of DR Choksi FinServ Private Limited, Mr. Deven Choksi. देवेन सर, ये दूसरी दफा है जब हम आपसे बात कर रहे हैं बजट के ऊपर ही, और इनफैक्ट कल जो आपने बजट पर अपना इंटरव्यू दिया था उसको जबरदस्त प्रतिसाद मिला है एंड एवरीवन इज लाइकिंग द फोर एक्चुअली द वेज एंड द 4 अनाउंसमेंट्स और 4 थिंग्स व्हिच यू वर टॉकिंग अबाउट। एंड मुझे जो सबसे पहले याद आ रहा है वो है मंदिर इकोनॉमिक्स और साथ ही जो सोलर रूफटॉप हाउसेस के बारे में आपने कहा था। आई शुड से कि कल जो आपने कहा था उसमें से मेजॉरिटी चीजों पर बातचीत और ऐलान आज के बजट में हुए हैं। व्हाट आर योर फर्स्ट टेक ऑन द बजट सर? So, thank you, Mansi. Once again, I think joining after the announcement of vote on account budget. I think काफ़ी हद तक मैंने जैसे कल बताया था, ये एक प्रिडिक्टेबल इवेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो मार्गदर्शन रखा है इकोनॉमी के लिए, वो मार्गदर्शन अभी भी चालू है। जैसे हमने कल बात की थी, लार्जर फोकस था एग्रीकल्चर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, मॉनेटरी यानी फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर। जो AIM की हमने कल बात की थी, एक्चुअली तीन ये आज के बजट के अनाउंसमेंट के अंदर तीन चीज वैलिडेट होके बाहर आई है जी। अगर आप देखें मॉनेटरी कंसोलिडेशन यानी फिस्कल कंसोलिडेशन की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट 5.8% से कम करके 5.1% पर FY 25 का टारगेट रखा गया है और बिलो 4.5% FY 26 का टारगेट रखा गया है। यानी ये जो रोड मैप फाइनेंस मिनिस्टर ने सेट किया है, ये ऐसा सुझाव देता है, ये ऐसा प्रस्ताव रखता है कि आगे के समय के अंदर गवर्नमेंट वुड बी रिलेटिवली लेस बोरोवर इन द इकोनॉमी, और अगर गवर्नमेंट का बोरोइंग कम रहता है और फिर भी एक्सपेंडिचर कंटिन्यूड रहता है, मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल इंटरेस्ट के दाम घटेंगे, इंटरेस्ट की कॉस्ट घटेंगे, और आज मार्केट ने शायद थोड़ा उसका रिफ्लेक्शन भी दिया है। तो इंटरेस्ट के दाम घटते हैं, तो अगर इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो कम इंटरेस्ट कॉस्ट के अंदर आप ज़्यादातर एक अच्छी तरह से इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हो। तो ओवरऑल ये पिक्चर इमर्ज होकर आ रहा है, ओवरऑल ये पिक्चर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है फिस्कल कंसोलिडेशन के माध्यम से वो आगे बढ़ के भी चालू रहेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट बढ़ा के 11.11% बढ़ाया है, 10 लाख करोड़ से 11,11,11,11,000 करोड़ के ऊपर उन्होंने आई थिंक स्पेंडिंग का एक प्रस्ताव रखा है। काफ़ी हद तक मैं मानता हूँ कि दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूइंग ऑन द सेम थीम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो फिस्कल कंसोलिडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर फंड स्पेंड होते हैं, जैसे सोलर की रूफटॉप की आपने बात की, एक सिंपल गणित रखते हैं सामने वापस, 1 करोड़ हाउस होल्ड के अंदर सोलर रूफटॉप लगाते हैं, ऐसा पकड़ के चलते हैं कि करीबन 1 किलोवाट से 5 किलोवाट के बीच में सोलर रूफटॉप लग सकते हैं हाउस होल्ड के ऊपर। अगर 1 किलोवाट का लगता है तो करीबन 40,000 रुपया की कॉस्ट आएगी, 40,000 करोड़ की कॉस्ट आएगी 1 करोड़ हाउस होल्ड के लिए, और 5 किलोवाट का लगाते हैं तो करीबन 2.5 लाख की आएगी। सो ऑब्वियसली विद इन दिस पर्टिकुलर अमाउंट द कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी टेकिंग प्लेस, and because of this capital expenditure taking place, assuming that it is 2.5 lakh crore, around 30,000 crore government will be collecting by GST. So straight away government का funds intact हो जाता है, और at the same time individual household के लिए 1500 से 1800 रुपये का महीने का सेविंग बनता है, which is I think around 18,000 to 21,000 crore, 21,000 kind of an amount on a yearly basis. If you translate it, it is 18,000 crore to 21,000 crore kind of amount which is saved. ये अमाउंट सेव होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंजम्पशन पे आता है, डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन।
उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जीएसटी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये इतनी सुंदर तरीके से गवर्नमेंट ने इंक्लूसिव पॉलिसी रखी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से पैसा स्पेंड होता है और गवर्नमेंट की किटी के अंदर वापस आ जाता है, और जो एंड यूज़र है, कंज्यूमर है, उसके लिए सालाना बेनिफिट मिलता है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए भी एक ग्रोथ प्रोग्राम चालू रहेगा। सो इन माय व्यू पॉइंट आई थिंक इससे सुंदर कोई तरीका हो ही नहीं सकता है कि इकोनॉमी के अंदर आप ग्रोथ भी लाते जाओ और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के फाइनेंसिस का बर्डन भी आप टैक्स पेयर के ऊपर नहीं डालो। इससे सुंदर कोई अच्छी तरीका हो ही नहीं सकता है। जो हिसाब से ये गवर्नमेंट ने बजट रखा है, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है। देवेंद्र सर, जब मैं बजट स्पीच सुन रही थी एंड एक चीज़ मेरे जहन में जब अनाउंसमेंट्स हो रहे थे आ रही थी कि ऑफ कोर्स लाइक यू सेड कि काफ़ी चीज़ें इंटरप्रेट हो चुकी थी, या कह सकते हैं केपेक्स और फिस्कल डेफिसिट के फ्रंट पर, लेकिन ये रूफटॉप सोलराइजेशन को आपने कैसे इंटरप्रेट किया? बिकॉज यस्टरडे जब हम बात कर रहे थे तभी आपने इसका गणित काफ़ी अच्छे से समझाया था और अभी भी आप बता रहे हैं। एंड लिटरली एज वी सी रूफटॉप सोलराइजेशन स्कीम के तहत अगर आप देखें, एफएम ने अनाउंसमेंट किया कि मोर देन अराउंड करोड़ हाउस होल्ड्स के लिए ये जो हिदायत है ये दी जाएगी। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको बेसिक इकोनॉमिक्स मालूम है और आपको समझ में आता है कि कितनी सेविंग हो सकती है, तो ये नंबर्स तो इसके बाई प्रोडक्ट हैं। तो मैंने जो नंबर्स आपके सामने रखे वो एक बाई प्रोडक्ट के हिसाब से रखे। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ गेटिंग सेव्ड इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, that money can ultimately lead to bigger amount of spending in the economy. अगर 18,000 से 20,000 करोड़ के 21,000 करोड़ के आसपास का सेविंग बनता है पावर के माध्यम से, तो that money when it is getting spent in the economy on discretionary spending or non-discretionary spending, it can have multiplier effect. It can have an effect up to I think 5 to 7 times of that amount. तो आई थिंक हम बात कर रहे हैं करीबन लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ के बीच में स्पेंडिंग की बात कर रहे हैं। तो दैट इंक्रीमेंटल अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी, बी इट इन बाइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, बाइंग इन हाउसेस, बी इट बाइंग इन द ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स और एनी वाइट गुड प्रोडक्ट्स, पर्सनल कंजम्पशन प्रोडक्ट्स, आई थिंक ओवरऑल जो ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर बनता है वो बहुत सुरक्षित तरीके से अच्छी तरह से बन रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर गिना जाना चाहिए। दूसरी चीज़ के अंदर जिसमें जो हमें कन्विक्शन था इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कि एफोर्डेबल हाउसिंग का, जैसे पिछले सालों के अंदर गवर्नमेंट ने जो हिसाब से 4 करोड़ हाउसेस बना के रूरल इकोनॉमी के अंदर इंडिविजुअल्स को दिए हैं, सिटीजन्स को दिए हैं, ये 5 साल के अंदर दे आर टॉकिंग अबाउट एडिंग 2 करोड़ न्यू हाउसेस। बिल्कुल। तो हाउसिंग होने से क्या फ़ायदा मिलता है? एक तो सबसे पहले बैंकिंग और एनबीएफसी क्षेत्र को लैंडिंग की बुक खुलने लगती है। अगर आप 2 करोड़ नए हाउस बनाते हो और अगेन सिंपल गणित लगाते हैं कि एक हाउस की कीमत से 50 लाख है, तो इस माध्यम से आप गणतरी करना शुरू करो तो 5 साल के अंदर बैंकिंग क्षेत्र को इतना बड़ा हाउसिंग का कारोबार का एडवांटेज मिलेगा। हाउसिंग का लैंडिंग के बाद जो एडवांटेज मिलता है वो एडवांटेज कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्री को मिलता है। स्टील है, सीमेंट है, इलेक्ट्रिकल वायर्स है, लाइट्स है, वाइट गुड्स है, सीमेंट, कैपिटल गुड्स, टाइल्स है, सीमेंट, होम डेकोर आइटम्स है। तो आई थिंक करीबन 150 छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ी हुई है। तो ये इतना ब्यूटीफुली काम होता है यहाँ पे कि 2 करोड़ हाउसेस बनाते हो तो 150 अलग अलग इंडस्ट्री को काम में लगा देते हो आप। बिल्कुल। ये ग्रोथ जो है वो ग्रोथ बहुत बड़ा ग्रोथ बनता है। एंड दिस इज वेयर आई बिलीव दैट आई थिंक इंडियाज इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। बिल्कुल। फंडामेंटली ये बहुत बड़ी चीज है कि आप कोई भी प्रस्ताव रखते हो और उसके बाद में वो सस्टेन होता है कि नहीं होता है, ये सस्टेनेबल बेसिस पे ग्रोथ आ रहा है। So this is where I feel more confident for next 5 years from the industry perspective as well. बिल्कुल। और इनफैक्ट लाइक यू जस्ट सेड कि इसका इवेंचुअल इम्पैक्ट कई सारे सेक्टर्स पर, कई सारी एंसिलरीज पर, ऑफ कोर्स द मेजर सेक्टर्स उनके साथ साथ एंसिलरीज पर भी पड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन सर साथ ही रेलवे कॉरिडोर की अगर बात करें, रेलवे कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी अंडर द डीएफसी अगर देखें, एक तो मोर देन 2 कॉरिडोर्स सेटअप करने का यहाँ पर एक कह सकते हैं इरादा, और साथ ही 3 more rail corridors for energy, cement and mineral to be added
अपार्ट फ्रॉम द डीएफसी, ये भी एक अनाउंसमेंट था, और साथ ही 40,000 रेल बोगी को वंदे भारत स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ कैपेक्स होता है कि आपका जो 3 मेन कॉरिडोर्स है, जैसे आपने बताया एनर्जी, मिनरल्स एंड सीमेंट, उसके जोड़ा जाता है उसको फ्रेट कॉरिडोर के साथ में, और उसको जोड़ा जाता है पोर्ट के साथ में जी। So that means on one side you are incurring capex, you are basically giving thrust to the entire economy by way of putting money into capex. But most importantly, on the other side, the advantage it would be the operating cost structure comes down in the economy. आज की तारीख में लॉजिस्टिक कॉस्ट करीबन डबल डिजिट में आ रही है। एक अंदाज ऐसा है कि 12 से 14% कॉस्ट लॉजिस्टिक के कारण है कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर। अगर ये कॉस्ट 5 से 60% के बीच में आ जाती है तो इतना बड़ा बदलाव हो जाएगा कि यू विल सडनली बिकम वेरी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबल इकोनॉमिक स्पेस, एंड इवन इन लोकल इकोनॉमी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होने से यू आर गोइंग टू इन्वाइट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हायर परचेजिंग इनटू द इकोनॉमी। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये साइलेंट पॉइंट है, ये बाई प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट। सबसे पहले आप कैपेक्स करते हो, बाद में आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट सेविंग में एडवांटेज मिलता है। जैसे कल हमने बात की थी कि अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हो तो उसकी कॉस्ट करीबन 3 रुपया पर यूनिट के अंदर आती है, एट ए कॉस्ट ऑफ $1 टू kg ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर। 3 रुपया के अंदर आपकी कॉस्ट आती है इलेक्ट्रिसिटी की इवेंचुअली, भले 2019-30 के आसपास आएगी, मगर ये कॉस्ट आती है तो सीधी आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 1/4 हो गई। तो जो 3/4 अमाउंट जो सेव हो रहा है आपका बैलेंस शीट के अंदर, that money can result into significantly high amount of capex program in the economy. तो ये एक जो इकोनॉमी का व्हील है वो व्हील बहुत फास्ट घूमने का शुरू हो सकता है यहाँ पे, एंड दैट इज वेयर आई थिंक यू फील मोर कॉन्फिडेंट कि ऑल दिस रिफॉर्म प्रोसेस विच आर बीइंग टेकन अप, दे आर स्ट्रक्चरल इन नेचर, दे आर नॉट टेम्पररी इन नेचर, दे आर नॉट फ्री मनी गिवन टू पीपल फॉर स्पेंडिंग, इट इज ऑल परमानेंट मनी विच इज गोइंग इनटू बिल्डिंग द कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर। रूफटॉप सोलार में से सेविंग देखिए, ग्रीन एनर्जी में से आप सेविंग देखिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट में से सेविंग देखिए, सीधा डायरेक्ट बेनिफिट आता है कंजम्पशन के ऊपर। तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी का आपको मैच्योर्ड इकोनॉमी की तरफ लेके जाना है 2035-2047 के बीच में। अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक दिस अ फंडामेंटल फैक्टर, ये फैब्रिक है, ये एक बेस बन रहा है यहाँ पे। इनफैक्ट हाँ, वो सारे स्पेसेस हैं जो कि काफी थॉटफुल तरीके से आपको द डेवलप्ड जोन में ले जाएंगे। ये सारे थीम्स और इन सारे सेक्टर्स पर अब ध्यान रखा जा रहा है। सो क्लियरली कमिंग टू द क्रक्स ऑफ इट ऑल, काफी संतुलित बजट, और संतुलित बजट के बाद हमने देखा कि संतुलित तरीके से बाजार भी रिएक्ट कर रहा था सर। और जब आपसे बात करते हैं तो लोग ये जानना चाहते ही हैं। ऑफ कोर्स आपने कहा था कि बजट के साथ बाजार को इतना कनेक्ट इस वक्त नहीं करना चाहिए, इंटरिम बजट था, लेकिन फिर भी बजट के साथ साथ हमने देखा न्यूट्रल टू पॉजिटिव था मार्केट। अब क्या लगता है यहाँ से किस तरह के सेंटिमेंट्स और कहाँ ध्यान रखना चाहिए? जो हिसाब से हमने इन्वेस्टमेंट का एक माध्यम रखा हुआ है कि इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ है, कैपिटल स्पेंडिंग ग्रोथ है, उसके साथ में ऑपरेशनल सेविंग्स बनते हैं, तो ये जो ग्रोथ है वो ग्रोथ चालू रहने वाला है। बिल्कुल, बिकॉज ये ग्रोथ चालू रहने वाला है तो हम ऐसा समझ के चलते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कोई ज़्यादा बेनिफिट आता है, दूसरे में नहीं आता, ऐसा नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी इंक्लूसिव प्रोसेस, करेक्ट। be it banking and financial segment, be it capital goods segment, be it infrastructure segment, be it precision machinery and engineering segment, commodity segment, whichever segment you take up, I think in each and every segment, I think there is going to be inherent growth because I think overall fabric is being expanded. मगर फिर भी आपको थोड़ा प्रायोरिटी के माध्यम से बातचीत करनी है, तो एक पॉइंट के ऊपर जो गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर, उसके साथ में पब्लिक सेक्टर बैंक का एक फ़ायदा डेफिनेटली बनता है। बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक के पास जो बॉन्ड का पोर्टफोलियो, यील्ड पोर्टफोलियो है, वो पोर्टफोलियो अवेलेबल फॉर सेल पोर्टफोलियो के अंदर आपको ये बॉन्ड यील्ड के दाम घटते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाता है जी। एंड बैंक्स कैन एक्चुअली सेल दैट AFS पोर्टफोलियो, and that portfolio when they sell, the money that they realize, they can actually plow it back for the purpose of funding it to the funding purpose. That is one important advantage that you get in this entire process.
पब्लिक सेक्टर बैंक्स मानता हूँ कि इतनी ड्रामेटिकली ग्रो नहीं कर रही है, बट वैल्यूएशन के माध्यम से देखो तो बैंक आज की तारीख में सुरक्षित है. दे आर वेल कैपिटलाइज, दे डोंट इनकर न्यू एनपीएस, दे हैव इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ. तो वैल्यूएशन के माध्यम से कन्विंसिंग है. एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने बताया कि, फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि इकोनॉमी को अगले 5 साल के अंदर ग्रो करने के लिए देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन इन द फाइनेंशियल सेक्टर. जी. द साइज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा. दैट मीन्स कि आज की तारीख में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको कंसोलिडेट करके जोड़ा जाएगा. अगर इनको जोड़ा जाता है तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू चैप्टर ओपनिंग इन द इकोनॉमी, बिकॉज सम ऑफ दिस पब्लिक सेक्टर बैंक्स व्हेन दे कम टुगेदर they can actually become larger than the size of some of the private sector banks, corporate banks, and there will be a good amount of competition between two of them with the size. So my reading says that this is a again very structural process which is being followed. Maybe 2024 से 2029 का जो पीरियड है उसके अंदर 2026-27 से 2029 तक काफ़ी हद तक गवर्नमेंट की कंपनियों ऑफर फॉर सेल के माध्यम से अपना नया कैपिटल जोड़ेगी. बट टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्टर्स विल गेट अ चांस टू मेक मनी आउट ऑफ दिस सेक्टर. तो शायद मैंने एक लंबा जवाब दिया आपका क्वेश्चन का कि कहाँ पे पैसा कमाने की, कोई कौन से सेक्टर में पैसा कमाने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है. यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी क्लियर दिख रही है. बिल्कुल. इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटी क्लियर दिख रही है. जो सर्विस सेक्टर जुड़ा है अपॉर्चुनिटी क्लियर दिख रही है. रेलवेज के अंदर 40,000 बोगीज को आप वंदे भारत बोगीज के हिसाब से तैयार करने जा रहे हो. अपॉर्चुनिटी बहुत क्लियर दिख रही है. सो जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके नज़र के सामने है तो इन्वेस्टमेंट आपका काफ़ी हद तक सुरक्षित रह सकता है, ऐसा मेरा मानना है. सर, लंबे हो या ब्रीफ हो, आपके हर जवाब का इंतजार व्यूअर्स को रहता है और इसका सीधा कह सकते हैं कि उदाहरण हमने आपके कल की इंटरेक्शन में देखा. सो बजट से पहले भी, बजट के साथ भी और बजट के बाद भी हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. सो क्लियरली जैसे कि आपने जाना, यहाँ पर काफी संतुलित बजट कह सकते हैं, इसके संकेत पहले ही देवेंद्र सर ने हमें दिए थे. और अगर इसके साथ साथ देखें तो मार्केट भी बड़ी संतुलित तरीके से इस वक्त काम करता हुआ, ट्रेड करता हुआ आज के ट्रेडिंग सेशन में. ऑफकोर्स बजट या इसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स के टाइम पे बाजार को 2 हिस्सों में बांटने की लगातार एडवाइसेस होती है, लेकिन ऑफकोर्स न्यूट्रल टू पॉजिटिव मार्केट देखने को मिला. बजट ने हर उस बात को टच किया जो कि आपके हक की थी, आपके लिए जानना जरूरी था. इंटरेस्ट, टैक्सेशन, साथ साथ फिस्कल डेफिसिट और साथ ही केपेक्स. हिस्ट्री का सबसे बड़ा केपेक्स इस बजट में अनाउंस होता हुआ देखने को मिला. ऑफकोर्स रूफटॉप सोलराइजेशन, जिसके संकेत पहले ही हमसे आपको मिले थे और उस पर भी एक बड़ा अनाउंसमेंट आता हुआ दिखा. उम्मीद करते हैं कि हमारे इंटरैक्टिव एनालिसिस आपके लिए काफ़ी हद तक फायदेमंद साबित होते हैं. हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें. नमस्कार.